नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से यह खबर आ रही है, बलिया गोलीकांड में यह खबर 7 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस का एक्शन अब साफ दिखाई दे रहा है। 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इनमें से 2 लोग नामजद हैं, 5 संदिग्ध हैं, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 टीमें भी बना दी हैं। अपराधियों की तलाश में लगी स्वाट टीम सर्विलांस कर रही है। तो 2 टीमें, ये स्पेशल टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो सर्विलांस और स्वाट की टीमें दोनों एकदम जबरदस्त सेक्शन में आ चुकी हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 इनमें से नामजद हैं, 5 संदिग्ध हैं, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह अभी भी फरार। तो बलिया हत्याकांड में पुलिस ने अपना एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन इस हत्याकांड ने समूचे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। भरी भीड़ में एक सभा में एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और वहां मौजूदगी बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की होती है उसके बावजूद। लेकिन जो मुख्य आरोपी है धीरेंद्र प्रताप सिंह, 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस उसे अभी पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने 10 टीमें गठित कर दी हैं इसे पकड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के इसमें लगे होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। देंगे आपको। ठीक है। सरेआम ताबड़तोड़ बरसती गोलियां, चीखते चिल्लाते जान बचाकर भागते गांव वाले। एक खेत में खून खराबा मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गांव वाले हैं और बीच में एक भगवा रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने एक शख्स नजर आता है। इस वीडियो में सिर्फ 2 ही शोर सुनाई देते हैं, एक चीख चिल्लाहट का और दूसरा गोलियों का। कुछ लोगों के पास लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। जैसे ही गोलियां चलती हैं, लोग भागते हैं। महिलाएं भी इस वीडियो में नजर आ रही हैं। खेत में एक पंडाल लगा है, पंडाल के नीचे भी लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अचानक इस वीडियो में किसी की आवाज आती, लग गई गोली लग गई, और एक शख्स को कुछ गांव वाले थामे हुए नजर आते हैं। अचानक जिस शख्स को गोली लगती है उसे देखकर लोग फिर भाग। इस वीडियो में पुलिस वाले भी डंडे लेकर नजर आते हैं और 5-6 पुलिस वाले उसी भगवा रंग की शर्ट पहने और नीली पैंट पहने हुए शख्स को पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस वालों ने इस शख्स का कॉलर पकड़ा हुआ है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये भगवा शर्ट वाला कौन है। क्या यही शख्स गोलियां बरसा रहा था? तो हम इस गोलीकांड की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। अब इस वीडियो की हकीकत ये है कि सरेआम भारी भीड़ के बीच एक शख्स का मर्डर हो जाता है। ये गोलीकांड हुआ है यूपी में बलिया के दुर्जनपुर में, और जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम है जयप्रकाश पाल। आप देख सकते हैं कि कैसे गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा है, और जिसने जयप्रकाश को गोली मारी उसका नाम है धीरेंद्र प्रताप सिंह, जो बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र का बेहद करीबी है। हम आपको बताएंगे कि आरोपी धीरेंद्र प्रताप ने आखिर जयप्रकाश पाल को बलिया के दुर्जनपुर में जिस तरह इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, वहां एसडीएम से लेकर सीओ और तमाम पुलिस वाले मौजूद थे। फिर भी गोलियां बरसाने वाला धीरेंद्र फरार हो जाता है और सबसे पहले उसका बचाव करते हुए नजर आते हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते, और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों राउंड फायर किए, वो भी पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरान की मौजूदगी में। और यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस धीरेंद्र प्रताप सिंह को दबोच नहीं पाई। लेकिन परिस्थिति बस, अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ क्षेत्राधिकारी हैं, एसडीएम साहब हैं, उनको खुलेआम वो आदमी जो है कर रहा है। उस समय पुलिस की थोड़ी सी चूक हुई है कि पुलिस उस समय उनको 2-4 डंडे बरसाई होती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती और ना मेरे भाई की जान गई होती। तो वहाँ थोड़ी सी पुलिस की तरफ से चूक हुई है। हाँ, गलती क्या थी? मामला ऐसा आखिर क्यों बढ़ गया? गलती इतनी बड़ी थी कि वो उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। वो जानवरों के साथ दिन भर घर पे रहने वाला है, एकदम सिंपल व्यक्ति है। न किसी से राजनीतिक उसका कोई द्वेष है, न गांव में है, न कुछ है। इस गोलीकांड में एक मौत हो गई तो करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इस गोलीकांड को 24 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है।
धीरेन्द्र प्रताप सिंह फेसबुक लाइव कर रहा है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। 10 से ज्यादा पुलिस की टीमें धीरेन्द्र को खोज रही हैं। इस गोलीकांड में जितने भी आरोपी हैं, उनके पीछे पुलिस की 3-3 टीमें लगाई गई हैं। आरोपी धीरेन्द्र प्रताप के घर भी रेड डाली गई। वो नहीं मिला तो खिसियाहट में उसके घर तोड़फोड़ भी की। ये कल जो घटना घटित हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने एज चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, FIR में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। जो भी यहाँ कल पुलिसकर्मी तैनात थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है और शासन ने जो अधिकारी थे उनको खिलाफ भी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के लिए उन लोगों ने कहा हुआ है, जिसमें हम लोग कल से ही लगे हुए हैं और कुछ अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली है और उसमें अभी भी टीमें लगी हुई हैं। अति शीघ्र सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सवाल ये आ रहा है कि फोटो में जब वो आइडेंटिफाई हो गए वीडियो में, उसके बावजूद वो फरार वहाँ कैसे हो गए? इसको लेकर के क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं? इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उसके संबंध में जो लोग यहाँ थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं और जो और बचे हैं उनके लिए एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है कि एक जो भी नामजद अभियुक्त है वो सर, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो वहाँ पे पुलिस के हाथ लगते हैं लेकिन फिर भी वो फरार माने जा रहे हैं। उसको लेकर के क्या कुछ कहा है? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? मैंने कहा कि सबकी गिरफ्तारी होगी और मुख्य अभियुक्त तो मेन फोकस है हमारा। शूटआउट एट दुर्जनपुर से समूचा यूपी हिल गया है। बात लखनऊ तक चली गई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दे दिए हैं। अनिल अकोला के साथ अभिषेक मिश्रा, बलिया आज तक। बलिया गोलीकांड में जितनी गोलियां बरसी हैं, अब उतनी ही तेजी से सियासत भी यहां पर हो रही है। जिस सभा में अंदाजा लगाइए आप, SDM और CO मौजूद हैं, वहां पर हत्या हो जाती है और दोनों देखते रह जाते हैं। इसी बात को लेकर अब राजनीति जबरदस्त गर्मा रही है। बलिया के हत्याकांड से ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गुंडा अपराधी सरेआम 10 राउंड गोली चलाता है, एक लोगों की हत्या करता है और वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसके बचाव में उतर आते हैं। अभी आज विधायक बचा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जी बचा लेंगे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव की घटना से लेकर के हाथरस की घटना, गोंडा की घटना, बलिया की घटना ने साफ कर दिया कि योगी जी का जाति चेहरा सामने आ गया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं और किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके लिए प्रदेश की सरकार, विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस रहते हैं। आज तो इंतहा हो गई। जिस तरीके से बलिया में DM के प्रतिनिधि के रूप में SDM, CO, तमाम पुलिस फोर्स मौजूद, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के दबंग कार्यकर्ता ने सारी पुलिस फोर्स, सारे अधिकारियों के सामने, सारे गांव वालों के सामने 2500 राउंड गोली चलाकर सरेआम, मैं कह सकता हूं कि सबकी नजरों के सामने जिस तरह क्रूर हत्या की है, वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता मदांध हो गए हैं और वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और पुलिस पस्त हो गई है। पुलिस रोक भी नहीं पा रही है उनको। इस प्रदेश में बलिया की घटना साबित करती है कि जंगल राज है
और प्रशासन पंग हो गया है भाजपा के दबाव में, बलिया की घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैंने बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था। हकीकत ये है कि गोली कांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। 7-7, 8-8 जो है महिलाएं घायल हैं, एक बुजुर्ग घायल है जिनका बलिया हॉस्पिटल में, दो पुरुष घायल हैं बलिया हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, और उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। बलिया गोलीकांड आपने देखा, कैसे भरी भीड़ में यहां पर गोलियां चली। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा और फिर वहीं से फरार भी हो गया। ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन आखिर ये गोलीकांड हुआ क्यों? भरी भीड़ में गोलियां कैसे चली? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? देखिए। यही है बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप देख सकते हैं कि 5-6 पुलिस वालों ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पकड़ रखा है, फिर भी धीरेन्द्र फरार हो जाता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या मौके पर मौजूद सीओ और उनकी टीम ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह की पकड़ खुद ढीली कर दी और उसे भागने का मौका दिया, या फिर गोलियां बरसाकर सरेआम हत्या करने के बाद धीरेन्द्र प्रताप पुलिस की गिरफ्त से खुद छूटकर भाग गया। अब डीआईजी, एसपी, एडीजी, कमिश्नर, डीएम, जितने भी आला अफसर हैं, सब के सब गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कानून के हाथ धीरेन्द्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मृतक के भाई का कहना है कि जब धीरेन्द्र प्रताप और उसके लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही थी और मृतक पक्ष के लोगों को पीट कर भगा रही थी। गोली लग गया किसी लोगों को। यही नहीं, मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया है कि वारदात के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा काफी प्रश्रय उसको मिल रहा था, जो अपराधी था, और उन्हीं के प्रश्रय के बदौलत प्रशासन जो है निष्क्रिय हो गई और उसी के चलते ये घटना घटा है। कल उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ के विधायक का है। कार्रवाई तो लगता है कि बहुत लूज पड़ रहा है, लूज हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ढीली क्यों है कार्रवाई? इसलिए कि ये दबाव है। हाँ, विधायक और लेकिन अब इस गोलीकांड की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। आखिर क्यों भरी भीड़ के बीच धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने गोलियों की लीला खेली और क्यों जयप्रकाश पाल की हत्या की गई। बलिया में ये गोलीकांड अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी पटकथा करीब 4 साल पहले से लिखी जा रही थी। इसे जिंदा रखने के लिए शासन और सत्ता ने समय समय पर अहम किरदार अदा किया। अलबत्ता दुकान के आवंटन के लिए गांव के पंचायत भवन में हुई बैठक तो बेनतीजा समाप्त हो गई, लेकिन मौत अपना निशान जरूर छोड़ गई। एसडीएम साहब ने ये कहा कि बिना प्रूफ का हम किसी को वोटिंग करने नहीं देंगे। तो वो लोग जो हैं, जो धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह हैं, वो लोग दूसरे गांव के भी लोगों को बुलाए हुए थे और साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमको नहीं देंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये इसी बात पर वो लोग उग्र हो गए और लोगों को दौड़ा कर मारने लगे। क्या अपने हिस्से में वो दुकान का कोटा लाने की कवायद थी? क्या उस तरीके का वहाँ पे हम लोगों का कोई दुकान का हिस्सा अपने हिस्से में लाना नहीं था और वो मेरा भाई वोटर बनकर गया था। हाँ, विकासखंड बैरिया के दुर्जनपुर ग्राम पंचायत में 2 सस्ते गल्ले की दुकान के चलते गांव में पिछले 4 सालों से तनाव था और दुकानों को निरस्त कराने के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू लगातार शिकायतें कर रहा था। विवाद ज्यादा बढ़ा तो दुर्जनपुर से सस्ते गल्ले की 2 दुकानों को निरस्त कर दिया गया। फिलहाल दोनों दुकानें हाई कोर्ट में विचाराधीन। अब दुर्जनपुर में नए सिरे से सस्ते गल्ले की दुकानों की चयन प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की दोपहर जिस वक्त ये गोलीकांड हुआ, उस वक्त दुर्जनपुर में कोटा की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी।
दोपहर के लगभग 3:30 बजे थी। इसमें 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए मां शायर जगदम्बा और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान की नौबत आ गई। इस पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिनके पास आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड को लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। इसी बात पर हंगामा हो गया। हालात बिगड़ते देख बीडीओ बैरिया ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनातनी इतनी बढ़ी कि प्रशासन के विरोध में नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान मुख्य आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्लू ने फायरिंग कर दी और दुर्जनपुर के निवासी जयप्रकाश पाल को 4 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। अनिल अकेला के साथ अभिषेक मिश्रा, बलिया, आज तक। तो आखिर कौन है बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह? इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये स्थानीय बीजेपी विधायक का बहुत नजदीकी है। तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसने अपने रसूख का इस्तेमाल करने के बाद ही एसडीएम सीओ की मौजूदगी, पुलिस की गिरफ्त आने के बाद भी ये खुद को बचा पाने में कामयाब हो गया, फरार हो गया। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पुलिस की गिरफ्त में आकर भी निकल गया। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर धीरेन्द्र सिंह का बैकग्राउंड क्या है। क्या उसके रसूख और बैकग्राउंड के चलते वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकले? तो सच ये है कि दुर्जनपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। उसकी कई तस्वीरें सुरेंद्र सिंह के साथ सामने आई हैं। यहाँ तक कि उसका एक फेसबुक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो विधायक सुरेंद्र सिंह का गुणगान करते हुए नजर आ रहा है। बलिया जनपद के जनपद वासियों को, माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है और भाजपा शीर्ष नेतृत्व को हृदय की गहराई से हम लोग बधाई देते हैं। भाजपा कार्यकर्ता बलिया जनपद के आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताया है। वो 2011 से ही बीजेपी से जुड़ा बता रहा है, लेकिन गोलीबाज आरोपी से बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी के बलिया अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व, न तो मंडल में कोई दायित्व पे है, न जिले के कोई दायित्व पे है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। हम आपको बता दें कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह सेना का पूर्व जवान रहा है, लेकिन अब उसकी दबंगई चलती है। दुर्जनपुर का गोलीकांड इसकी तस्दीक करता है। पुलिस के सामने उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और पुलिस के सामने से ही फरार हो गया। अनिल अकेला के साथ अभिषेक मिश्रा, बलिया, आज तक। ये तो बात बलिया की हुई, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको लिए चलेंगे बाराबंकी और बताएंगे हाथरस का भी अपडेट। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर एक दलित लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस इस मामले को दबाने में जुट गई और पुलिस ने जो केस दर्ज किया उसमें बलात्कार का केस नहीं था। जब पुलिस पर दबाव पड़ा, मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई, तब जाकर पुलिस ने उसमें ये धारा जोड़ी और उसके आगे जाकर पुलिस ने परिवार के विरोध के बावजूद इस बच्ची का अंतिम संस्कार भी करवाया। बेटी की लाश हमारी बत्ती दूर पड़ी थी, वो हाथ बंधे हुए। मुझे रिपोर्ट चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। ये एक बेटी की चिता की आग है जिसमें सिर्फ उसका तन ही नहीं जल रहा, उसके साथ जल रही है चिता की चटकती लकड़ियों के साथ चटक रहा है, भस्म हो रही है इंसानियत, दहक रहा है यूपी। इस बेटी के माता पिता की इन चीखों को सुनकर शायद ही कोई पत्थर दिल हो जिसका कलेजा न पिघल जाए। दिल में छटपटाहट है, टीस है और आक्रोश। मुझे मिला मेरे बच्चे, मेरे बीबी भूखों मर रहे साहब। 3 दिन हो गए, न एक दूध लाने का 1 रुपया नहीं था साहब। कहाँ से लाए? मुझे
कुछ खाया पिया नहीं? कुछ नहीं, एक दाना अभी तक नहीं गया। परसों खाए चल रहे साहब, का करीब मर जाएंगे। जहाँ लड़की गए मुझे चले जाने। उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल कानून व्यवस्था का ये जीता जागता मंजर है। बाराबंकी जिले के सतरिख में बुधवार की रात एक दलित लड़की के साथ पहले तो हैवानों ने बलात्कार किया और फिर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी हत्या कर दी। लड़की की लाश धान के खेत में मिली। उसके चेहरे और गले पर खरोंच के निशान थे। कपड़े पूरी तरह फटे हुए। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ पहले बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस गांव में आप इस वक्त पुलिस की मौजूदगी देख सकते हैं। महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस के लोग हैं और ये एक दलितों की बस्ती है। और जो खेत हैं वो यहाँ से खेत शुरू होते हैं और जिस जगह पे ये घटना घटी है वो तकरीबन यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये वो खेत के इलाके हैं और इस तरफ बस्ती है। जिस जहाँ घटना घटी है वो बेहद ही बीभत्स उस जगह पे ये दर्दनाक घटना घटी। लेकिन सवाल प्रशासन पर अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब इस तरह की घटना घटी, जब लड़की की डेड बॉडी नृशंस तरीके से खेत में पड़ी हुई मिली, तो आखिर पोस्टमार्टम का इंतजार क्यों किया रेप का मामला दर्ज करने में। इस केस की जानकारी पुलिस को मिली तो वो मामले को दबाने में लग गई। पुलिस ने पहले धारा 302 में केस दर्ज किया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें रेप की पुष्टि हुई, तब जाकर रेप की धारा 376 को मुकदमे में बढ़ाया गया। 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक तो इस दलित परिवार की बेटी के साथ हैवानियत हुई, ऊपर से पुलिस ने अपना काम करने की बजाय घर वालों पर ही दबाव डालना शुरू कर दिया। जबरन सादे कागज पर अंगूठा तक लगवा लिया। वो अपनी मर्जी से जो लिख के दिए हम अंगूठा लगा दिए। पुलिस का रवैया कैसा रहा? नहीं ठीक रहा। वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे। 2 लोग ले गए। 2 लोग हमारे भाई थाने में। यही नहीं, माता पिता की मर्जी के खिलाफ पुलिस ने जबरन लड़की का अंतिम संस्कार कर। हाँ सर, हम लाश को उठने नहीं दी अपनी लड़की को कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूँगी। मैं नहीं करूँगा तो सब लोग, पुलिस ने दबाव डाली कि अंतिम संस्कार करने दे। हमको पैसा के लालच में करवाए ले जाके हमको हमारे आदमी, मगर हम आदमी से भाग गए और लाश को लेके अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिए। और हमारी मर्जी से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम कहते कि बर्फ में हम अपनी लड़की को रखेंगे। लड़की के माता पिता का कहना है कि उनके समाज में ये नियम है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी बेटी को चिता के हवाले करवा दिया। उन्होंने दबाव डाल करके इसको जला दिया। थाने वाले दबाव हमारे ऊपर डाल करके कि लकड़ी हम मंगवाएंगे, लकड़ी मंगवा करके दबाव डाल करके उसने जा करके मेरे चाचा के खेत में जला दिया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो बाराबंकी की सीओ सिटी सीमा यादव परिवार वालों से मिलने पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। मसलन, पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद फौरन हरकत क्यों नहीं की? क्यों बाराबंकी पुलिस परिवार वालों पर ही दबाव बनाने लगी? क्यों पुलिस ने लड़की का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया? क्यों अपराधियों की धरपकड़ की जगह पुलिस घटना की लीपापोती में जुटी रही? बाराबंकी कांड ने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि जब ऐसी कानून व्यवस्था है, ऐसे कानून के रखवाले हैं, तो फिर इंसाफ के लिए लड़की के घर वाले किसका दरवाजा खटखटाएं? सैयद रेहान मुस्तफा के साथ कुमार अभिषेक, बाराबंकी, आज तक। पुलिस ने बाराबंकी रेप कांड का पूरा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंगरेप का ये मुख्य आरोपी 19 साल का है, लड़की का रिश्तेदार है, नजदीकी है और इसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
लेकिन पुलिस भले ही इस आरोपी को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इससे पहले इस मामले पर जमकर राजनीति हुई है। बाराबंकी कांड सुर्खियों में छाया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बाराबंकी के डीएम और एडिशनल एसपी ने वीडियो संदेश देकर बताया कि बाराबंकी कांड के आरोपी को उन्होंने पकड़ लिया है। इसके मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम दिनेश गौतम है। उसकी उम्र 19 साल है। दिनेश पीड़िता का पड़ोसी और रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक दिनेश के खिलाफ तमाम फॉरेंसिक सबूत मिले हैं और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। शामिल अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ आयु 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के अन्य विवरण का खुलासा किया है। हिरासत में लिए अभियुक्त दिनेश गौतम से हुई पूछताछ से प्राप्त तथ्यों को पुलिस टीम द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी दिनेश को दोपहर में ही उसके घर से उठाया था। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसी ने लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले को आनन फानन में खोल तो दिया, लेकिन इससे पहले पुलिस ने अपनी किरकिरी भी करवा ली। अब इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां बाराबंकी में पीड़िता के गांव पहुंच रही हैं। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव में पहुंचा, पीड़ित परिवार से बातचीत की। कांग्रेस ने भी बाराबंकी कांड के बहाने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार बच्चियों पे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। सोचिए आप, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बात करते थे नारी सम्मान की, कहाँ इनका रोमियो स्कर्ट? जिस प्रदेश में महिलाओं पे और बच्चियों पे अत्याचार बढ़ जाए, समझो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और ये हमारे लिए तो चिंता का विषय है और शर्म की विषय है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए चिंता और शर्म का विषय है या नहीं? या तो सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है, या फिर इतने बेखौफ हो चुके हैं अपराधी कि उनको अब इस बात का डर नहीं रह गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि आखिर इस तरह का अपराध करने का वजह क्या है? मामला दलित लड़की से बलात्कार और हत्या का है। ऐसे में बीएसपी भला पीछे क्यों रहती है? बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए और आवास की मांग कर दी। पुलिस का रवैया यह रहा कि पुलिस ने सही बात उसमें नहीं लिखी है, जबकि मौके पर पूरे गांव वालों ने देखा है कि उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे उसके शर्ट से और बालों से बांध दिए गए थे और पूरी नग्न अवस्था में थी। लेकिन ये बात तहरीर में नहीं लाई गई है। इस घटना को पूरा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी तो ये भी डिमांड है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, सबसे पहले जिन लोगों ने ये तहरीर ही गलत लिखाई। बाराबंकी कांड को एक तरफ विपक्ष हवा देने में लगा है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल ये है कि पुलिस इस केस में आखिर इतनी देर से क्यों जागी? रेहान मुस्तफा के साथ कुमार अभिषेक, बाराबंकी, आज तक। और अब खबर हाथरस कांड की। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आज तक ने हाथरस कांड के एक चश्मदीद को ढूंढ निकाला है। 14 सितंबर को क्या हुआ था, ये शख्स वहीं पर मौजूद था और आज तक के कैमरे पर इसने किए हैं कई सारे खुलासे। आप उस दिन क्या कर रहे थे और कितने बजे का वक्त था जब आप वहां पर पहुंचे और कैसे पहुंचे थे? मैं अपने खेत में न्याय काट रहा था। 8:30-9 का टाइम था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जब वहाँ पर मैं पहुँचा, किसकी चीखने की? लड़की की। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो उसकी माँ, उसका भाई खड़ा हुआ था वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर से पहुँच गया था, जब वो खड़े हुए थे दोनों, उसके बाद उसका भाई वहाँ से चुप। तो जब कौन कौन खड़ा था और लड़की कहाँ पर थी? लड़की लेटी हुई थी, उसका भाई खड़ा हुआ था, उसकी माँ भी खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद वहाँ से मैं लौटा, मतलब उसकी माँ को मैं लेवाने गया, वहाँ से बुला के लाया। जब मैं वहाँ जगह पहुँचा द्वारा, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे हमारे घर से हमारे बेटे बुला लाओ। किस बेटे को बुला लो? बड़ी वाली लड़के को। बड़ा वाला तो वहाँ पर खड़ा था ना पहले से? हाँ, वहाँ से वो निकल आया ना, लेवाने गया, वहाँ से वो निकल आया जब तक उसका भाई बड़ा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप खेत में थे और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? यस, जब अपने खेत में था, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी जब वहाँ पर मैं पहुँचा। क्या स्थिति थी वहाँ पर? लड़की की स्थिति क्या थी, क्या कंडीशन थी, उसके बारे में बताइए। वो मैं ज़्यादा नहीं देखा, लेटी हुई थी, इतना ही देखा मैंने बस।
क्यों उसके क्यों आप नहीं देख पाए बहुत ज़्यादा देर, मतलब क्या? मैंने देखा नहीं जाता, बस इतना ही देखा मैंने, उसकी माँ उसका भाई खड़ा हुआ था, लड़की लेटी हुई थी, इतना ही देखा मैंने। चीख रही थी, मतलब करा रही थी? हाँ, जब करा रही थी, जब वहाँ पर मैं पहुँचा जब भी करा रही थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं उसकी माँ को बुलाने गया। जब वहाँ पर मैं वापस लौटा, उसने की माँ ने कहा कि बेटे हमारे बेटे बुला लाओ। जब वहाँ पर मैं घर गाँव में आया, मैंने उससे भाई से कहा, मेरी भाई तेरी बहन परेशान है। उसका भाई बोला कि हाँ आ जाऊँगा, जब 4-6 लोग आ जाएंगे जब। उसके बाद मैं अपने घर आया, अपने माँ से कही, मैंने भाई से कही। जब माँ पहुँचे जब तक वहाँ 4-6 लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद उसे उठा के ले गए थाने। आप जो कह रहे हैं अभी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सीबीआई भी आपसे ये पूछताछ करेगी, तो आप यही बात बताएंगे सीबीआई? बताएंगे जी, बताएंगे। मैं एक बार फिर आपसे सीक्वेंस पूछना चाहता हूँ कि कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और किस तरह से आवाज़ सुनी, आप मौके पर पहुँचे? मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था, जब मैंने आवाज़ सुनी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, उसकी माँ और भाई खड़े हुए थे और लड़की लेटी हुई थी। आपने क्या कुछ देखा कि आपका? बस मैंने इतना ही देखा कि उसकी माँ और भाई खड़े हुए थे, लड़की लेटी हुई थी। अच्छा। इतना ही देखा मैंने। सब कुछ सही सलामत था, मतलब? यस, सही सलामत था। चोट वोट लगा था लड़की के? नहीं, गले पे कुछ था बस। तो उसके बाद फिर आपने रिएक्ट किया कि आप भागते हुए क्यों लौकुश के पास ही गए? मुझे कोई दिखाई नहीं दिया ना, अब कोई भी मिल जाए उससे कहूँ। मैं लौकुश की माँ को बताने गया। तो कहाँ लौकुश मिला? अपने खेत में। वो लौकुश भी था? हाँ, लौकुश की माँ अपने खेत में नया काट रहे थे। तो आपने उनसे क्या बोला? मैं ताई मैं ऐसे बात मैं डाली है कागज दो ने, मैं डाली माँ बनी पड़ी है कि चले आ रहा हूँ बेटा। वे दोनों आए, मैं अपने गाँव आया, मैं गाँव में बताया, उसके भाई को अपने घर बताया। आप तो बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब आप मौके पर पहुँचे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो लड़की की माँ और भाई और लड़की लेटी हुई थी, ये आपने बता रहे हैं? हाँ। और उसके बाद जब आप लौकुश यानी दूसरे लोगों को बुलाने के लिए चले गए, तो जो बड़ा भाई मौके पे खड़ा था, वो लड़की की हालत जब खराब थी तो भी अपने घर चला गया? यस, अपने घर आ गया वो। और उसके बाद फिर लड़की की माँ ने बोला, तो अब लड़की की जब हालत गंभीर थी तो उसको किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की थी? नहीं, उसकी माँ थी पास। तो उसकी माँ ने बोला नहीं कि इसको लेकर अस्पताल चलो? जब यहाँ से सब पहुँच गए थे सब लोग, जब उसने कहा था कि थाने ले जाएंगे। तो उस वक्त बताया था कि किसी ने पूछा था क्या हुआ कुछ बताया था? हाँ, पूछा था और भी लोगों ने। जब हम तो यहाँ से गए थे, जब तक मोटरसाइकिल पे बैठा ली थी। अच्छा। हाँ। और अब एक ऐसी खबर जो अपराधियों बलात्कारियों को सबक सिखाने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ही 2 साल पहले 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, दोनों को फांसी की सजा दी गई है। हापुड़ में बलात्कारियों को सबक, गैंगरेप करने वालों को सजाए मौत। 2 बलात्कारियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। पुलिस की गिरफ्त में इन 2 दरिंदों को देखिए। 2 साल पहले इन दोनों ने हापुड़ की एक 12 साल की बच्ची से गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। हापुड़ के इस दिल दहला देने वाले गैंगरेप कांड में अपर जिला जज वीना नारायण ने दोनों बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई है। 302 के लिए उन्होंने जो है अंकुर तेली पुत्र आशीराम तथा दूसरा सोनू पौवा, दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा दी है। ये मामला करीब 2 साल पुराना है। 5 सितंबर को हापुड़ में एक कारोबार की 12 साल की बच्ची की 2 दरिंदों ने बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। इन दोनों ने बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया था। यही नहीं, दरिंदों ने बच्ची के 10 साल के भाई का गला काट डाला था। पुलिस ने इस मामले में दोनों बलात्कारियों को दबोच लिया। ये दोनों कारोबारी के पुराने नौकर अंकुर और सोनू उर्फ पौवा निकले।
2 साल केस चला और गुरुवार को इन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। बच्चा जो था छोटा भाई वो हॉस्पिटल में था, उसे ले गए हॉस्पिटल में। जब वो सही हुआ उसने बयान दिए, बयान देने लायक हुए तो उसने बताया कि हमारे इन दोनों नौकरों अंकुर तेली और सोनू उर्फ पौवा ने मेरी बहन के साथ गलत काम किया है तथा जब मैंने देख कर शोर मचाया तो मुझे पकड़कर उन्होंने मेरा गला चाकू से रेत दिया है। हापुड़ में रेप के बाद हत्या के किसी भी बिल्कुल सही, मगर तीसरे को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल बराबर का हकदार है इसमें। सारी सहमति सब उसी की थी, उसी ने ही नौकरों को भड़काया था हमारे। अदालत का ये फैसला सबक है उन सभी अपराधियों के लिए जो अपराध को अंजाम देते वक्त शायद ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। हापुड़ के दरिंदों ने भी शायद यही सोचा था, लेकिन कानून ने अपने लंबे हाथों की ताकत दिखाई और दोनों बलात्कारियों को फांसी की सजा सुना दी। देवेंद्र कुमार शर्मा, हापुड़, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।